ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 361, अंतरिक्ष दानव का आतंक। एक हा, सबसे पहला सच्चा अंतरिक्ष दानव। हा, एथरिस्टन पागलों की तरह जोर से हंसा, फिर उसकी आंखें एक सेकंड में ही ठंडी हो गईं। तुम बहुत ही अज्ञानी बच्चे हो। तुम जो बन गए हो वह तुम्हारा अंत करेगा, और अब जब तुमने मेरी वंशावली को खत्म कर दिया है तो उन पारिवारिक शब्दों को लाने की कोई जरूरत नहीं है ना? आखिरकार वे पारंपरिक रूप से तभी काम करते हैं जब वंशावली एक हो, है ना? मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, क्विन ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, क्योंकि उस जगह पर सन्नाटा एक बहरा करने वाले स्तर पर पहुंच गया था। आखिरकार एथरिस्टन ने क्विन की ओर इशारा किया। उसे मार डालो, उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया, क्योंकि दो अधेड़ उम्र के आदमी धीरे धीरे उसके पीछे से आगे बढ़े। छी, बिल्कुल वैसी ही जैसी एक कमीनेकाय से उम्मीद की जाती है, क्विन ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, और एथरिस्टन की आंखें सिकुड़ गईं। वह बस एक सरल कदम आगे बढ़ाकर क्विन को खुद ही खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह डरा हुआ था। क्विन के आत्मविश्वास से डरा हुआ था। बात करते समय उसकी आंखों में बिल्कुल भी सम्मान नहीं था, लेकिन कभी कभी साहस सिर्फ अंदर के बड़े डर का संकेत हो सकता है। लेकिन जब उसने क्विन की आंखों में गहराई से देखा, वहां बिल्कुल भी डर नहीं था। मानवता के शिखर पर पहुंच चुके व्यक्ति के सामने खड़े होने पर कोई डर कैसे महसूस नहीं कर सकता? एथरिस्टन आखिरी चीज जो करना चाहता है वह है आत्मघाती अंतरिक्ष दानव के करीब जाना। इसलिए उसने दो कबीले के लोगों से पहले जाने को कहा। वह देखना चाहता था कि उसका यह पागल बेटा क्या छिपा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि उसने दिखावे को पकड़ लिया और फिर से बेरहमी से उसका मजाक उड़ाया। तुम में सम्मान की कमी है और तुम्हारे मुंह से निकलने वाला हर शब्द घटिया और अपमानजनक है। तुम्हारे जैसे मुंह से सच कैसे निकल सकता है? अधेड़ उम्र के एक आदमी ने पूछा, जब क्विन ने धीरे धीरे एथरिस्टन से अपनी नज़र हटाई और बहुत धीरे धीरे उसकी नज़र उस व्यक्ति पर टिकी जिसने अभी अभी बात की थी। तुरंत एरॉन ने महसूस किया कि उसके भीतर अचानक उसका खून ठंडा हो गया, और एक सेकंड के लिए उसके शरीर के भीतर रक्त के सभी प्रकार के प्रवाह अचानक बंद हो गए। एक अविश्वसनीय ठंड ने उसके दिल को घेर लिया, जैसे उसका मुंह जमीन पर गिर गया और वह बस वहीं खड़ा रहा जहां वह था। तुम बिल्कुल नहीं समझते, और तुम कभी नहीं समझोगे, क्विन ने जोर से कहा। लेकिन जिस बात ने एरॉन को चौंका दिया वह ये थी कि एक शब्द सामने से और दूसरा सामने से निकला। और उसके ठीक सामने एक क्विन था जिसकी नीली आंखें लाल रंग से चमक रही थीं और सीधे उस पर टिकी हुई थीं। तुम्हारा रक्त प्रवाह, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी नाड़ी बढ़ती और घटती है, तुम्हारा शून्य स्थान मन प्रवाह। मैं सब कुछ महसूस कर सकता हूँ, सब कुछ, मेरी हथेलियों की रेखाओं से कहीं ज्यादा स्पष्टता के साथ। क्विन ने धीरे से फुसफुसाया जब उसके हाथ आगे बढ़े और रोयल के कंधे पर आ गए। भाड़ में जाओ, एरॉन ने दहाड़ते हुए कहा। जैसे ही उसने दूसरा हाथ मुक्का मारने के लिए उठाया, उसके हाथ एक शक्तिशाली नीली आभा से भरे हुए थे जिसने उसके चारों ओर जगह को तोड़ दिया। लेकिन अगले ही सेकंड में क्विन का नाखून उसके कंधों में धंस गया और तुरंत ही उसके पूरे हाथ को ढकने वाली नीली रोशनी बिखर गई, क्योंकि उसने गति के कारण मुक्का फेंका और यह क्विन की असुरक्षित छाती पर जा गिरा। क्रैक! इसके बाद हड्डियों के कुचलने और अमानवीय तरीके से मुड़ने की आवाज आई, क्योंकि एरॉन की आंखें उसके हाथ को देखकर चौड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया के सबसे मोटे पहाड़ पर मुक्का मारा हो। और अपना सिर उठाकर उसने देखा कि क्विन उसे उबे हुए भाव से देख रहा है। तुम क्या हो? टस्क टस्क टस्क, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? तुम एक तथ्य भूल गए हो। तकनीक या चाल कोई भी हो, मन को पहले पूरे शरीर में घूमना चाहिए। और अगर मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम्हारे शरीर में मन का एक भी कण कैसे घूमता है, फिर संतुलन से एक भी मोड़ने से प्रवाह ध्वस्त हो जाएगा और आपकी चाल बेकार हो जाएगी, क्विन ने भावशून्य भाव से कहा। और इस बार यह एथरिस्टन खुद था जो सदमे में हौंकने लगा। क्या तुम धीरे धीरे उस तथ्य को समझ रहे हो? तथ्य यह है कि, क्विन ने कहा और उसने अपना मुंह एरॉन के कानों के पास झुकाया, मैं तुम्हारा स्वाभाविक शिकारी हूं। रुको! क्रैक! पुची! मांस को चीरने वाली किसी चीज की आवाज गूंज उठी जब क्विन के हाथों ने हिंसक तरीके से एरॉन की पसलियों को चीर दिया और उसका हाथ उसकी पीठ से बाहर आ गया। उस आदमी के मुंह से खून बेकाबू होकर बह निकला, क्योंकि उसकी चौंकी हुई आंखें उन भावशून्य भावों को देख रही थीं। अलविदा! यह आखिरी शब्द था जो उसने सुना, जब क्विन के हाथ उसकी छाती से अलग हो गए और वह आदमी धीरे धीरे हवा से नीचे गिर गया, क्योंकि वह जमीन पर गिर गया और इतनी अविश्वसनीय ऊंचाई से गिरने के कारण उसका शरीर पूरी तरह से जम गया। तुरंत एक शीर्ष ब्रह्मांडीय रैंक स्टेज प्राणी को बिना किसी प्रतिरोध के मार दिया गया, और वह भी एक मध्यम ब्रह्मांडीय रैंक द्वारा। यह असंभव है! कमांडर लेविरॉन अविश्वास में दहाड़ते हुए हवा में क्विन को देखते हुए चिल्लाया, जो अपनी हथेलियों में एक वस्तु पकड़े हुए था। एक वस्तु उसकी मुट्ठी में धड़क रही थी।
यहाँ तक कि कमांडर सिगरेट की आंखें भी शुद्ध भयावह सदमे में चौड़ी हो गईं जब उसने क्विन को हवा में खड़े देखा, इससे पहले कि उसकी भौहें गहरी सिकुड़ जाएं। वह अपने मैना प्रवाह को रोकने और क्रांति को रद्द करने में सक्षम था। सामान्य तौर पर पीक कॉस्मिक रैंक स्टेज के लिए भी अर्ली मेटियोर रैंक स्टेज के मैना फ्लो को रोकना असंभव होना चाहिए। फिर भी क्विन, जो एक मध्यम उल्का रैंक स्टेज था, वह पीक मेटियोर रैंक स्टेज के लिए ऐसा कर सकता है। क्या ये वास्तव में हो सकता है कि वॉर्ड स्पेस परिवार सभी स्पेस डेमन्स को मरवाना चाहता था क्योंकि वे उनके प्राकृतिक शिकारी थे? अगर ऐसा है तो हम उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते, कमांडर सिगरेट ने कहा और तुरंत अपना संचार उपकरण निकाला और जितनी जल्दी हो सके उस पर टैप किया। अपनी मुट्ठी में दिल को देखते हुए क्विन ने उसे छोड़ दिया और वह एरॉन के मृत शरीर की ओर नीचे गिरा। और धीरे धीरे उसने अपनी नज़र दूसरे आदमी पर घुमाई जो उस आदमी के मृत शरीर और खुद क्विन के बीच देख रहा था। तुम अगले हो। अध्याय 362 अंतरिक्ष दानव का आतंक 2। आप अगले हैं। चौथा शून्य गति कला अंतरिक्ष इंटरलॉकिंग। आदमी ने तुरंत हमला किया क्योंकि उसने अपने हाथों को क्विन की ओर इशारा किया और अंतरिक्ष उसके सिरों पर पानी की तरह बह गया। तुरंत अंतरिक्ष कांच के टुकड़ों में फट गया जो दूर तक तेजी से उड़ गए क्योंकि अदृश्य हमले क्विन की ओर तेजी से बाहर की ओर बढ़े, जिसने बस उस अंतरिक्ष को देखा जो लगातार उसकी दिशा में विस्फोट कर रहा था। और जब एलियन के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कुराहट दिखाई दी तो उसने सोचा कि वह युवक कितना मूर्खतापूर्ण अहंकारी था जो उसके हमले का सामना करने की हिम्मत कर रहा था। क्विन के शरीर से प्रकाश की एक शक्तिशाली नीले रंग की किरण बाहर की ओर फट गई जिसमें लाल रंग के कुछ अवशेष मौजूद थे। क्विन के पूरे शरीर पर बना टैटू अचानक से जीवंत हो उठा क्योंकि उसकी त्वचा पर रूनिक रेखाएं चमक उठीं। नीले और गहरे लाल रंग का एक मिश्रण क्विन के पूरे शरीर के चारों ओर एक अवरोध बना रहा था। काबूम। जब हमला क्विन के सिर पर हुआ तो पूरे क्षेत्र में एक बहरा विस्फोट की आवाज़ गूंज उठी जो उसके चेहरे से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर था। धीरे धीरे हमला कम होता गया क्योंकि जगह एक धमाके के साथ फट गई और क्विन के चारों ओर तुरंत एक काला भंवर बन गया। फिर भी कदम 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 की आवाज़ तब सुनाई दी जब एक युवक धीरे धीरे अंधेरे भंवर से बाहर निकला। उसके सिर पर चांदी के बाल सरसरा रहे थे जबकि ठंडी नीली आंखें एलियन की ओर मुड़ी हुई थीं। आप इसे कला कहते हैं? ध्यान से देखो, क्विन ने कहा जब उसने अपनी जेब से दोनों हाथ निकाले और उन्हें अजीब तरह से पकड़ लिया जिससे एक आयताकार जगह बन गई जो एलियन की ओर इशारा कर रही थी। स्पेस डेमन आर्ट चौथा रूप स्थानिक मृत्युदंड। क्विन फुसफुसाया जैसे ही नीले और लाल रंग की एक छोटी सी गेंद उसके सामने आई जो तेजी से एलियन की ओर आगे की ओर बढ़ रही थी। तुरंत आदमी का चेहरा डर और सदमे से चौड़ा हो गया क्योंकि उसने ऊर्जा की गेंद से निकलने वाली रीढ़ की हड्डी को ठंडा करने वाली आभा को महसूस किया। इससे वह एक सर्वनाशकारी शक्ति को महसूस कर सकता था जो उसकी जान ले सकती थी और उसने पीछे हटने का सबसे अच्छा विकल्प चुना। फिर भी वह हैरान और अवाक रह गया जब उसने केवल ये पता लगाने के लिए टेलीपोर्ट करने की कोशिश की कि कुछ भी नहीं हुआ। जल्दी से किनारे की ओर भागने की कोशिश करते हुए वह बस एक मोटे कांच से टकरा गया क्योंकि उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं इससे पहले कि वह अचानक क्विन पर अपनी नज़र घुमाई जिसने अभी भी अपने हाथों को एक आयताकार कवर किए गए स्थान में रखा था। बेवकूफ़, क्या आपको लगता है कि मैं अपने हाथों को मज़े के लिए ऊपर उठा रहा हूँ? क्विन के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी जब हमला एलियन के सामने हुआ जिसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने जल्दी से अपने हाथों को कला बनाने के लिए ऊपर उठाया। काबूम। नीली गेंद के एलियन पर सीधे गिरने से पूरे स्थान में एक विनाशकारी विस्फोट हुआ जिससे जगहें बिखर गईं। धीरे धीरे ये साफ हो गया और अंतरिक्ष में दुबका हुआ कोई और नहीं बल्कि एलियन खड़ा था, सिवाय इसके कि इस बार उसे आधा एलियन कहना बेहतर होगा। उसके बाएं कंधे और पेट का पूरा रास्ता अजीब तरह से गायब हो गया था। एक विशाल छेद सीधे उनके बीच से फटा हुआ था और उसके आधे चेहरे पर भयानक सफ़ेद रंग की हड्डियां थीं जो फटी हुई थीं। एक कदम आगे बढ़ाते हुए क्विन उसके सामने आ गया क्योंकि एलियन ने अचानक अपने कंधे पर एक हाथ का दबाव महसूस किया और उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। और धीरे धीरे वह एथरिस्टन की ओर देखने लगा जिसकी आंखों में सैकड़ों भावनाएं चमक रही थीं जब वह उसे देख रहा था। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा कारण है कि तुम्हारा वोइडप्सेस परिवार अंतरिक्ष राक्षसों से डरता है। हालांकि मुझे सच में यकीन नहीं है कि यह कितना सच है, क्विन ने उस आदमी को देखते हुए कहा और अपना बायां हाथ ऊपर उठाया। पुची। तुरंत ही उसके हाथ उसकी नाभि के ठीक नीचे के क्षेत्र में हिंसक रूप से फट गए क्योंकि उसके मुंह से अनियंत्रित रूप से खून बह रहा था। पहला अंतरिक्ष दानव कला भक्षण। क्विन ने मुस्कुराते हुए फुसफुसाया क्योंकि उसके हाथ अचानक एक शक्तिशाली लाल रोशनी से चमक उठे और तुरंत एक तीखी चीख, रीढ़ की हड्डी में ठंडक और दिल के फटने की आवाज़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी क्योंकि क्विन के हाथों पर नीली नसें दिखाई दी क्योंकि कुछ उसके शरीर में उस हाथ से बहता रहा जिसे उसने एलियन के डेंटियन क्षेत्र में डुबोया था। असंभव, एथरिस्टन ने चौंककर जोर से चिल्लाया। वही बात ईआई कमांडरों के लिए भी थी जो इस आदान प्रदान को देख रहे थे। 10 सेकंड बाद
क्विन के हाथों से निकलने वाली नीली रोशनी मंद हो गई क्योंकि उसने अपने हाथों को एलियन के कंधे से हटा लिया और उसके बजाय उसके बालों को पकड़ लिया। अपनी आंखें बंद करके क्विन शुद्धमान को देख सकता था जो उसकी नसों में बह रहा था, जिससे वह उत्तेजना से लगभग कराहने लगा था। और एथरिस्टन के सबसे बुरे डर के लिए बूम, पूरे परिवेश में एक जंगली मान उतार चढ़ाव की लहर दौड़ गई क्योंकि क्विन की आभा जो स्थिर रूप से मध्य कॉस्मिक रैंक चरण में थी तुरंत अपने स्तर से टूट गई और लेट कॉस्मिक रैंक चरण में आ गई। यह असंभव है, यह असंभव है, तुम इतनी जल्दी अंतरिक्ष दानव शावक को कैसे पार कर गए? एथरिस्टन ने चकित होकर दहाड़ लगाई जब क्विन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और एलियन को उसकी सांस से मुक्त किया। तुरंत गुरुत्वाकर्षण ने उस पर अपना काम किया और उसे बेरहमी से फर्श की ओर घसीटा गया। उसके फेफड़ों से चीख निकल रही थी, लेकिन जब वह जमीन पर गिरा तो उसकी शक्ति समाप्त हो गई। उसके अंग फर्श के चारों ओर उछल रहे थे, जिससे जमीन पर एक दिल दहला देने वाली सुंदरता छा गई। एक शरीर कुचलकर पेस्ट बना हुआ पड़ा था जबकि दूसरा अपंग पड़ा था। उसके आधे अंग नष्ट हो गए थे और उसके अंग इधर उधर बिखरे हुए थे। यह एक अविश्वसनीय रूप से सौंदर्यपूर्ण सजावट थी जिसके बारे में लोग केवल कल्पना ही कर सकते थे कि यह पीक कॉस्मिक रैंक चरणों में हो सकता है। लेट कॉस्मिक रैंक, क्विन ने मुस्कुराते हुए खुद से सोचा, जैसे उसने अपनी मुट्ठियां भींची और खोली हों। वह महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत पहले की तुलना में एक और स्तर बढ़ गई थी, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह 18 तक लेट कॉस्मिक रैंक चरण तक पहुंच जाएगा। क्या तुमने अपने निष्कर्ष निकाल लिए हैं एथरिस्टन? तुम उन दोनों को बचा सकते थे, फिर भी तुम बस वहीं खड़े रहे और उन्हें गलने दिया। तो क्या तुमने आखिरकार अपना निष्कर्ष निकाल लिया है? क्विन ने एक मजाकिया मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, मैंने निकाल लिया है, एथरिस्टन ने जवाब दिया क्योंकि उसकी आंखों ने एक निर्णय पर उसके समझौते को प्रकट किया। और वह क्या है? मैं अभी भी तुम्हें 10 सेकंड में मार सकता हूँ। अध्याय ऑथो कम असुविधाओं के लिए माफ़ी मांगें। हॉल में 3 लोग बैठे थे, विशाल आयताकार मेज के चारों ओर। उनमें से एक को खान जानता था और वह कोई और नहीं बल्कि एबिसल कोर गिल्ड का बेस हेड एथरिस्टन कोरी था। अन्य लोग ऐसे थे जिन्हें वह पहचान नहीं पाया, लेकिन उन्हें एक के शीर्ष 10 उच्च रैंकिंग संगठन के बेस हेड के साथ एक ही टेबल पर बैठे देखकर वह अच्छी तरह से जानता था कि उनकी स्थिति सामान्य से बहुत दूर थी। तुरंत खान ने एथरिस्टन कोरी को देखा, उसने धीरे से झुककर प्रणाम किया, साथ ही अपने आसपास बैठे अन्य अधिकारियों को भी सिर हिलाया। खटखट, डग बंद होने की आवाज़ गूंजी क्योंकि वह व्यक्ति जिसने खान को पहले लाया था वह भी अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। धीरे धीरे वह मेज के दूसरे छोर पर मुड़ा और कुर्सियों में से एक पर अपनी सीट ले ली। औपचारिकताओं की कोई ज़रूरत नहीं है नौजवान, बैठ जाओ, श्री एथरिस्टन ने कहा। खान कमांडरों के सामने वाली सीट की ओर बढ़े और खुद भी बैठ गए। ऐसा लग रहा था कि अपने 5 लोगों के समूह में से आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं, है न? श्री एथरिस्टन ने कहा, जबकि खान ने धीरे से सिर हिलाया। ये सुनकर निराशा हुई। वैसे भी खान, अपने बॉस से मिलो। स्टार ब्राइट एकेडमी की वाइस प्रिंसिपल तोरा एल्बोरा, श्री एथरिस्टन ने गुलाबी बालों वाली महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसने उन्हें भावशून्य भाव से देखा। यह मेरा सम्मान है श्रीमती तोरा, खान ने सम्मानपूर्वक उस भाव को अनदेखा करते हुए कहा जो उसने उन्हें दिया था। और यह ओलिवर बेरी है, ईएफ के वाइस हेड, श्री एथरिस्टन ने परिचय कराया, जबकि खान का शरीर कुछ सेकंड के लिए थोड़ा अकड़ गया, लेकिन यह इतना सूक्ष्म था कि श्री एथरिस्टन के अलावा किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि वह उनके सबसे करीब थे। जबकि खान ने भी सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। यह मेरा सम्मान है श्री ओलिवर, मैं खान हुमाना हूँ, खान ने परिचय कराया और मी ओलिवर ने उसे स्वीकृति में एक सरल सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि वे उससे नफरत करते थे, ये सिर्फ इतना था कि उसकी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं थी। वह एक एफ रैंक एडवेंचरर था जिसे उच्च अधिकारी से परिचित होने के कारण एक महत्वपूर्ण मिशन में शामिल होने का अवसर दिया गया था। उसके पास वास्तव में कुछ भी नहीं था। खान के लिए ये रॉयल साइरियन और कॉमनर साइरियन की तरह ही था। वे सभी साइरियन थे, लेकिन उनमें एक अंतर था। आप एक एफ रैंक एडवेंचरर हैं, आप केवल एक ही व्यक्ति हैं जो कुल 5 एडवेंचर में से एक कैलामिटी ग्रेड मिशन पर जीवित रहने में कामयाब रहे, एक जोसी ग्रेड भी है। तोरा ने संदिग्ध आंखों से युवक को देखते हुए पूछा। तुमने सही सुना, खान ने संक्षेप में उत्तर दिया। क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह सब कैसे हुआ? मी एथरिस्टन ने मुस्कुराते हुए पूछा, जबकि खान ने गहरी सांस ली। मिशन समाप्त होने के बाद संचार के इस तरीके से वह बहुत अपरिचित था। उसे बस एक साधारण कॉल करना था और बस इतना ही। 5 मिनट बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो यह एक मनगढ़ंत कहानी लगती है। सबसे पहले तुम्हें मरना चाहिए, एक एफ रैंक जिसके पास खेती का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, लोरा ने जवाब दिया, जैसा कि खान ने अपने चेहरे पर एक उभरे हुए भाव के साथ देखा। यह मिशन के खुलने के लिए है। ये वह नक्शा है जिसे समूह ने लिखा था, खान ने तीनों को किताब देते हुए कहा। जहां तक खजाने की बात है तो ये सब कुछ है, खान ने कहा और बैकपैक निकाला और उसे भी श्री एथरिस्टन को दे दिया।
मुझे विश्वास है कि तुम इतने सम्मानित और उच्च दर्जे के हो। तुम इसका मुझसे बेहतर उपयोग कर सकते हो। श्री एथरस्टन, अगर मैं एक और रात बिताऊं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है न? खान ने पूछा। तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकते हो, श्री एथरस्टन ने जवाब दिया। धन्यवाद सर, मैडम, अगर आप मुझे माफ़ करेंगे, खान ने एक छोटे से झुकाव के साथ कहा और तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और उसने लात मारकर दरवाज़ा खोला और इमारत से बाहर चला गया। दरवाज़ा ज़ोरदार धमाके के साथ बंद हो गया और मिस्टर एथरस्टन ने खूबसूरती से मुस्कुराया जबकि मिस्टर ओलिवर ने अपनी भौं उठाई और तोरा का चेहरा लाल हो गया था। अगर मैं कहूं तो एक आम आदमी के लिए बहुत साहसी, उसने कहा और मिस्टर एथरस्टन अपनी कुर्सी पर आगे पीछे हिल रहे थे। उसने हमें वह पहले ही दे दिया था जो हम चाहते थे और नक्शे पर पहेली का आखिरी टुकड़ा पूरा कर दिया था। अगर हम दूसरों पर भरोसा कर सकते हैं कि वे अपना नक्शा पूरा करेंगे, तो क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है कि उसके सारे अनुभव को मनगढ़ंत बकवास कहा जाए? श्री एथरस्टन ने टोरा की तरफ देखते हुए पूछा। ये किसी भी तरह से गलत नहीं है। वह वही है जो अपनी स्थिति के बारे में नहीं जानता, उसने बिना किसी आत्मग्लानि के जवाब दिया। शायद, लेकिन एक एफ रैंक के लिए जो अभी अभी एक आपदा ग्रेड मिशन से गुजरा है और वापस आया है और यहाँ तक कि अपने सभी साथियों को भी खो दिया है, हम किसी तरह की शिकायत की उम्मीद कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप उसकी हरकतें हो सकती हैं। मैं इसके लिए उसे दोष नहीं दूंगी। इसके अलावा उसने बिना मांगे ही सारे खजाने दे दिए, कम से कम उसके पास कुछ योग्य गुण तो हैं, श्री ओलिवर ने कहा और टोरा ने ठंडी सांस ली। लालची कमीना, उसने मन ही मन सोचा लेकिन जल्दी से बात को छोड़ दिया। चलो इसे भूल जाते हैं। हम सभी घावों से उबर जाते हैं, मुझे यकीन है कि वह भी जल्द ही ठीक हो जाएगा, श्री एथरस्टन ने कहा। टोरा ने मामले को भूलते हुए अपने कंधे उचका दिए। ढेर की सामग्री की जांच करते हुए सैकड़ों अलग अलग कलाकृतियां थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी होती गईं, लेकिन वास्तव में उनका ध्यान उन पुस्तकों पर गया। ये आर्काना मैनुअल हैं। उसे ये कैसे मिले? श्री ओलिवर ने संदेहास्पद भौहों के साथ जोर से पूछा। जब तीनों ने मैनुअल की जांच शुरू की, इससे पहले कि वे सभी एक दूसरे को देखते, उनकी आंखों में चमक आ जाती। इसके लिए सभी 5 संगठनों का ध्यान चाहिए, श्री एथरस्टन ने कहा जैसे ही उन्होंने सभी कलाकृतियों को पीछे धकेला। इसके साथ इस युद्ध को जीतने की हमारी संभावना 20% बढ़ गई थी। अध्याय 364। मैं एक आकाशगंगा हूँ। मैं तुम्हें अभी भी 10 सेकंड में मार सकता हूँ, एथरस्टन ने क्विन को भावहीनता से देखते हुए कहा। जब क्विन ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा तो पूरी दुनिया खामोश हो गई। उसके चेहरे पर एक चकित भाव था और फिर वह अविश्वसनीय रूप से चमकदार मुस्कान बिखेरने लगा। 10 चालें, हो, उसने सोचा और अगले सेकंड में उसके चारों ओर अंतरिक्ष में विस्फोट हो गया जैसे कि यह केवल चश्मे के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि क्विन ने एथरस्टन के सामने तुरंत अंतरिक्ष को चीर दिया। उसके हाथ सैकड़ों रनिक नीली रेखाओं से घिरे हुए थे जो उसके चेहरे की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उन साधारण मुखों की ताकत के नीचे अंतरिक्ष हिंसक रूप से उड़ गया था, जिसका पूरा वजन रनिक रेखाओं के कारण सैकड़ों गुना से अधिक बढ़ गया था। फिर भी एथरस्टन के चेहरे पर एक खालीपन था, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपनी हथेली को अपने चेहरे पर उठाया। डम अपेक्षित अंतरिक्ष विखंडन विस्फोट नहीं हुआ क्योंकि मुक्का हथेली से लगा, लेकिन इसने एथरस्टन को बिल्कुल भी नहीं हिलाया क्योंकि टक्कर के केंद्र में एक लहर बन गई जो बाहर की ओर लहरा रही थी। धमाका! अचानक एथरस्टन के पैरों के नीचे की हवा जोर से हिल गई जैसे कि उस पर एक विशाल वस्तु रखी गई हो, और तुरंत ही वह अंतरिक्ष के टुकड़ों में फट गई और उसके पैरों के नीचे अथाह अंधकार का एक विशाल छेद बन गया। और तुरंत ही क्विन के जबड़े जमीन पर गिर गए क्योंकि अभी जो आदान प्रदान हुआ था उसकी समझ में नहीं आ रहा था। जब उसने एथरस्टन की हथेली पर मुक्का मारा तो ऐसा लगा जैसे उसने झाग पर मुक्का मारा हो। उसके शरीर में अचानक से इकट्ठा हुई सारी ऊर्जा और बल एक झोंके के साथ तुरंत गायब हो गया। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि वे अचानक कहाँ चले गए थे, लेकिन एथरस्टन के पैरों के नीचे की जमीन को टुकड़ों में बिखरते हुए देखकर उसे तुरंत समझ में आ गया। आदमी ने अपने पैरों के नीचे के सारे दबाव को सोख लिया था और उसे अपने पैरों के नीचे से बाहर निकाल दिया था। टस्क टस्क टस्क, तुम अभी जवान हो क्विन, अभी जवान हो, एथरस्टन ने दया के साथ कहा, इससे पहले कि अचानक उसका बायां हाथ क्विन की छाती की ओर आगे की ओर थपथपाया। क्विन की ओर गति अविश्वसनीय रूप से धीमी थी, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि उसकी अपनी पसलियां तुरंत कुचलकर पेस्ट बन गई थीं। इससे पहले कि हथेली का प्रहार उसके पास भी पहुंचता, ऐसा लग रहा था जैसे हथेलियों के मार्ग पर स्थानिक बल को आगे की ओर धकेला जा रहा था, क्योंकि लहरें हवा में क्विन की छाती की ओर झुंड बनाकर आ रही थीं और आखिरकार जुड़ गईं। कबूम! तुरंत क्विन का शरीर बिना डोरी के पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया और उसका शरीर भयानक घर्षण से तुरंत ही बड़ी आग में जल उठा। क्विन के मुंह से फव्वारे की तरह खून बह रहा था और पूरे इलाके में सफ़ेद रेखाएं छा गईं, लेकिन उसने तुरंत अपने आसपास के स्थानिक नियम को मोड़ दिया जिससे वह सिकुड़ गया और जम गया और उसकी पीठ उसमें जा टकराए और आखिरकार उसकी पीछे की ओर की गति रुक गई।
अपने चारों ओर देखते हुए क्विन के चेहरे पर शुद्ध आश्चर्य दिखाई दिया क्योंकि उसने पाया कि अब पूरी गगनचुंबी इमारतें दिखाई नहीं दे रही थीं। अभी वे दुनिया के एक उजाड़ क्षेत्र में थे जहां चारों ओर टूटी हुई चट्टानें और विशाल पहाड़ थे। असंभव, क्विन ने चौंक कर सोचा क्योंकि उसने जगह के चारों ओर देखा। एक ही चाल में वही एक क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर निकल गया था और अब प्रशिक्षण बेस के एक उजाड़ हिस्से में पहुंच गया था। अचानक उससे लगभग 50 मीटर की दूरी पर अंतरिक्ष पानी की तरह लहराया और एक आकृति अंतरिक्ष से धीरे धीरे अपनी आस्तीन मोड़ते हुए बाहर निकली, जैसे कि एक अच्छी लड़ाई की तैयारी कर रही हो। क्या ये हमेशा से तुम्हारा सपना नहीं रहा है, क्विन? एथरिस्टन ने कहा और वह बिना किसी जल्दबाजी के उसकी ओर चलने लगा। एक दिन मुझसे लड़ना, क्या यही नहीं है जो तुम हमेशा से चाहते थे? तुमने इतनी मेहनत से प्रशिक्षण लिया है, लेट कॉस्मिक रैंक स्टेज तक पहुंचे हो। तुम्हें पता है, अभी तुम पृथ्वी के इतिहास की शुरुआत से लेट कॉस्मिक रैंक स्टेज को पार करने वाले पहले 18 वर्षीय हो। एथरिस्टन ने लगभग उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में कोई गर्व नहीं देखा जा सकता था। मेरी हार ने तुम्हें कठिनाइयों के बीच भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया होगा। और आज तुम आखिरकार उस पल का सामना कर रहे हो। वह पल जिसके लिए तुम लगभग 10 वर्षों से तैयारी कर रहे थे। तुम आखिरकार उसके सामने आ गए हो। कैसा लग रहा है? कदम कदम कदम, मुझे संदेह है कि कोई भी चीज़ इसकी तुलना कर सकती है। लेकिन मुझे यकीन है कि आपने पर्याप्त तैयारी की है। क्या आप मुझे हराने के लिए तैयार हैं, एक गैलेक्सी रैंक स्टेज कल्टीवेटर? क्या आप क्विन हैं? एथरिस्टन ने पूछा और तुरंत उसने अपने कदम एक साधारण जॉगिंग से तेज कर दिए और ये तुरंत एक पूर्ण दौड़ में बदल गया और फिर वह तुरंत उसके सामने प्रकट होकर गायब हो गया। उनकी दोनों आंखें एक दूसरे को देख रही थीं। मैं हूँ, क्विन ने जवाब दिया और तुरंत एक मुद्रा में आ गया, दोनों हाथ पीछे की ओर झटके से बिना चूके हजारों बार आगे की ओर भागने की तैयारी कर रहे थे। आप क्विन नहीं हैं, एथरिस्टन ने जवाब दिया क्योंकि वह भी एक युद्ध मुद्रा में आ गया। या मुझे ये कहना चाहिए, आपको एक आकाशगंगा का सही अर्थ भी नहीं पता है। बैंग बैंग बैंग, बूम बूम, 1000 प्रेत मुट्ठी और हथेलियां। 1 इंच भी पीछे हटे बिना अपने पैरों पर खड़े रहना एक सच्चे ऑल आउट युद्ध की सच्ची परिभाषा थी क्योंकि सैकड़ों भूसे भयानक गति से बाहर की ओर लहरा रहे थे और सैकड़ों बराबर हथेलियों के प्रहारों का सामना कर रहे थे। ये पहली बार था जब उसने इतनी जोर से मुक्का मारा था। ये पहली बार था जब उसने इतनी तेजी से मुक्का मारा था, इतना कि उसका पूरा दिमाग केवल एक ही चीज से रंगा हुआ था, जितना हो सके उतनी तेजी से मुक्का मारना, और उसका पूरा शरीर स्वाभाविक रूप से उसके दिमाग में उस प्रक्रिया के अनुकूल था। फिर भी खालीपन की भावना ने उसे भी जकड़ लिया क्योंकि उसकी हथेलियों के नीचे की पूरी ताकत तुरंत गायब हो गई, जैसे कि वे बिल्कुल भी मौजूद नहीं थीं। एक ऐसा एहसास जो झाग के अलावा किसी और चीज पर मुक्का मारने के बराबर है। एथर्स्टन के चेहरे पर थोड़ी बहुत उपहास के साथ एक पागल मुस्कान देखी जा सकती थी क्योंकि उसने अपने हाव भाव में एक भी बदलाव किए बिना हर एक वार को रोक दिया था। क्विन की अनोखी क्षमता को देखते हुए वह महसूस कर सकता था कि वह आदमी जरा भी गंभीर नहीं था। उसका रक्त प्रवाह, उसकी दिल की धड़कन, उसकी नाड़ी, वे सभी बिल्कुल सामान्य स्तर पर थे। ऐसा लग रहा था कि इस स्तर का आदान प्रदान शारीरिक परिश्रम का सबसे बुनियादी स्तर था जो उसके सामने वाले व्यक्ति के पास था। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, क्विन? क्या तुम्हारे अंतहीन प्रशिक्षण का मतलब बस इतना ही है? एथर्स्टन ने आदान प्रदान के दौरान पूछा क्योंकि क्विन के सिर पर एक विशाल लाल नस दिखाई दी और वह गुस्से से दहाड़ उठा। उसके हाथों पर टैटू और भी चमक उठा क्योंकि उसके मुक्का मारने की गति बढ़ गई थी। फिर भी एथर्स्टन के चेहरे पर अभी भी वही भाव था जिसकी हथेलियों के वार भी उसी समय बढ़ गए थे। बैंग 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 बैंग, पकड़ो पकड़ो! अचानक क्विन, जो अपनी पूरी ताकत से मुक्का मार रहा था, अचानक एथर्स्टन ने दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसे अचानक अपने चेहरे के करीब खींच लिया और उनकी आंखें एक दूसरे को घूर रही थीं। मैं एक आकाशगंगा हूँ, क्विन, क्या तुम मुझे एक साधारण मुक्का मारकर नष्ट कर सकते हो? अध्याय 365, मैं एक आकाशगंगा हूँ 2। मैं एक आकाशगंगा हूँ क्विन, क्या तुम मुझे साधारण घूंसों से चोट पहुँचा सकते हो? एथर्स्टन ने पूछा। जब क्विन के माथे पर एक और नस उभरी तो उसने अचानक अपनी बाहों को मोड़ते हुए पीछे की ओर रोल किया और तुरंत धमाका! एथर्स्टन का सिर नीचे की ओर झटका लगा क्योंकि एक पैर उसके सिर के पीछे से टकराया, जिससे उसकी आंखें तेजी से जमीन की ओर फैल गईं। लेकिन ये तब रुक गया जब वह छूने से 1 इंच दूर था और एथरन ने धीरे से अपना सिर एक बार फिर उठाया, लेकिन पूरी दुनिया एक सेकंड के लिए सफ़ेद और काले रंग में चमक उठी। धमाका! क्विन के दाहिने घुटने पर रूनिक रेखाएं अचानक नीले रंग से चमक उठीं और तुरंत उसने अपने घुटने से जोरदार प्रहार किया जो एथर्स्टन के चेहरे पर सीधा लगा, जो तुरंत 5 कदम पीछे चला गया। अपनी पीछे की ओर की गति को बलपूर्वक रोकते हुए एथर्स्टन ने क्विन को मुस्कुराते हुए देखा। फिर अचानक उसने महसूस किया कि उसकी नाक से कुछ बह रहा है। उसने अपने हाथों को धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ाया और स्वाइप किया। नीले धब्बों के साथ लाल रक्त देखा जा सकता था और तुरंत ऐसा लगा जैसे एथर्स्टन ने एक भूत देखा था क्योंकि वह अचानक अपनी जगह पर अकड़ कर खड़ा हो गया था।
वह मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे? किसी ने अभी कहा कि वह एक पूरी आकाशगंगा है जिसे मुट्ठी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे आश्चर्य है कि यह कितना सच है। क्विन ने अपने चेहरे पर एक भावशून्य भाव के साथ पूछा, उसकी आंखों में एक मजाकिया चमक चमक रही थी। मुझे बताओ, तुमने अपने रक्त का कितना हिस्सा अंतरिक्ष दानव के रक्त के लिए बदला? एथरस्टन ने अचानक अपनी आंखों में जिज्ञासा से पूछा। 99%, क्विन ने जवाब दिया और एथरस्टन की आंखों में एक चौंका देने वाली चमक दिखाई दी। कोई आश्चर्य नहीं कि आपके हमले मेरे रूनिक बल अवरोध को पार कर सकते हैं। आपके हमलों में अंतरिक्ष दानव रूनिक बलों के अवशेष हैं, जो कि वर्डस्पेस परिवार की रूनिक ऊर्जा का प्राकृतिक प्रतिकार भी था। एथरस्टन ने इसे अनदेखा करने से पहले खुद से सोचा क्योंकि उसने एक बार फिर क्विन से आंखें मिलाईं। तुम मेरी 10% शक्ति का उपयोग करने के योग्य हो, एथरस्टन ने कहा और तुरंत उसके चांदी के बाल अचानक आसमान की ओर सीधे उठे और तुरंत नीली रूनिक रेखाएं, जैसे कि क्विन के शरीर पर थीं, अचानक उसके बालों पर दिखाई दी। एकमात्र अपवाद यह था कि क्विन के बाल नीले रंग के थे, जबकि एथरस्टन के बाल चांदी के रंग के थे। उसने जो शक्ति विकीर्ण की, वह बिल्कुल भी नहीं बदली, जैसे कि उन रूनों के सक्रिय होने से वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी क्विन की आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं क्योंकि उसकी नीली आंखें तेज रोशनी से चमक उठीं और तुरंत वह उड़ गया। अपनी अंतरिक्ष दानव आंखों से वह किसी प्राणी के बाहरी हिस्से को देख सकता था और तुरंत सीधे आंतरिक भाग में देख सकता था। और अब एथरस्टन के शरीर को देख रहा था। वह देख सकता था, यह उसके द्वारा कभी देखी गई किसी भी चीज से परे था। पिछली बातचीत में एथरस्टन के शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका भौतिक शरीर सबसे बुनियादी स्तर पर काम कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी सामान्य विशेषज्ञ अपनी ऊर्जा को सक्रिय किए बिना शारीरिक रूप से काम करता है। लेकिन अब वह देख सकता था कि कुछ रूनिक रेखाएं एथरस्टन के पूरे शरीर को भी ढंक रही थीं। ये ठीक वैसा ही था जैसे रूनिक रेखाएं उसके शरीर के ऊपरी हिस्से को ढंक रही थीं, सिवाय इसके कि रूनिक रेखाएं उसकी त्वचा पर दिखाई देने के बजाय उसके आंतरिक अंगों को ढंक रही थीं। और जो बात उसके लिए और भी चौंकाने वाली थी, वह ये थी कि एथरस्टन के शरीर में मौजूद सभी रून अजीब तरह से मंद थे। वे बिल्कुल भी प्रकाश नहीं फैला रहे थे, मानो वे सभी मृत हों। एक जगह को छोड़कर उसकी खोपड़ी के ऊपरी हिस्से के चारों ओर रूनिक रेखाएं, जिसके कारण उसके चांदी के बाल अचानक रूनिक रेखाओं में लिपट गए। क्विन तुरंत जाग गया जब उसने देखा कि एथरस्टन अपने बाएं हाथ को आगे बढ़ाने से पहले अपने दाहिने हाथ को अपनी जेब में डालता है और अपनी बाएं मध्यमा को अपनी अनामिका के चारों ओर लपेटता है। एथरस्टन का अनंत बिंदु, पहला रूप, हिंसक अपूर्णता। उसने तुरंत ही ये शब्द कहे, उंगली के चारों ओर का स्थान अचानक पानी की सतह की तरह लहरदार हो गया। और फिर ऐसा लगा जैसे कि फैली हुई उंगली के ठीक ऊपर एक वैक्यूम रखा गया हो, क्योंकि आसपास की सभी लहरें एक ही बिंदु में समाहित हो गई थीं, जिससे उसकी उंगली की नोक पर एक छोटा सा चांदी का बिंदु बन गया। फिर धमाका, अंतरिक्ष में ऊर्जा की एक विनाशकारी मात्रा निकली, क्योंकि चांदी का बिंदु अचानक क्विन की ओर बाहर की ओर लहराया, जिसका चेहरा तुरंत भय से भर गया और उसके हाथ में एक चमकदार लाल रोशनी चमक उठी, क्योंकि लंबे भाले जैसा हथियार उसकी मुट्ठी में दिखाई दिया और एकल बिंदु की ओर टूट गया। क्लैंग, बूम, यह एक अंडे से हिलते हुए पहाड़ को रोकने की कोशिश करने जैसा था। तुरंत क्विन उड़ गया, क्योंकि उसके दांत एक दूसरे के खिलाफ पागलों की तरह भींचे हुए थे और उसने चांदी के बिंदु को अपनी छाती को छूने से रोकने की पूरी कोशिश की। भाले और गोलाकार बिंदु की टक्कर से भयंकर लपटें निकलीं, लेकिन हथियार को बार बार पीछे धकेला जा रहा था, जिससे क्विन गुस्से से दहाड़ने लगा। 10%, सिर्फ 10%, और वह पहले से ही अभिभूत था। ब्रेक, क्विन ने गुस्से में जोर से दहाड़ लगाई क्योंकि उसकी भुजाओं के चारों ओर की नीली रूनिक रेखाएं अचानक गहरे लाल रंग में बदल गईं और तुरंत उसने ऊर्जा के चांदी के बिंदु को चीर दिया और उसे पूरी तरह से फाड़ दिया। अपने पैरों पर वापस उतरते हुए थकावट से उसकी नाक और मुंह से खून टपक रहा था, क्योंकि वह जमीन पर झुका हुआ था, एक घायल कुत्ते की तरह सांस अंदर और बाहर ले रहा था। आप 10% झेल सकते हैं, क्या हम इसे 20 तक बढ़ा सकते हैं? आवाज उसके ऊपर से गूंजी जब उसने ऊपर देखा और एथरस्टन को हवा में खड़ा देखा जबकि उसने नीचे देखा। तुरंत उसके शरीर के चारों ओर की जगह एक शांत पानी पर गिरने वाली पानी की बूंद की तरह लहराए और क्विन की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। एथरस्टन के ऑर्गन में रून एक बार फिर से चमक उठे हैं और इस बार यह उसके हाथ की हड्डियों के चारों ओर था। एथरस्टन का अनंत बिंदु, दूसरा रूप, शून्य हाथ आधिपत्य। क्विन के कानों में ये शब्द गूंजे जब उसने देखा कि एथरस्टन ने अपनी जेब से अपने दोनों हाथ निकाले और फिर अचानक उन्हें एक साथ ताली बजाए। ताली, और तुरंत क्विन की सारी इंद्रियों से खून और आंतों के अंगों के टुकड़े निकल आए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अभी भी डर से चौड़ी हो गई थीं। अध्याय 366, अंततः जागृत। एक पल के लिए क्विन ने एक ऐसे अनुभव से गुजरा जो उसने पहले कभी नहीं किया था। दो दुनियाओं का एक दूसरे से टकराने का एहसास। तुरंत एथरस्टन ने ताली बजाई, ऐसा लगा जैसे उसके हाथ अब अंतरिक्ष में थे और एक अदृश्य शक्ति ने उसे दोनों तरफ से कुचल दिया। उसके घुटने तुरंत मुड़ गए और वह सिर के बल जमीन पर गिर गया।
पूरी जगह शांत हो गई। जब एथरिस्टन हवा में खड़ा था, उसकी आंखें जमीन पर पड़े युवक की आकृति को देख रही थीं, और धीरे धीरे जमीन पर गिरने से पहले उसकी आंखें सिकुड़ गई थीं। टस्क टस्क टस्क, अभी सिर्फ 20% ही हुआ है। ये पर्याप्त नहीं है, एथरिस्टन ने क्विन के स्तर पर झुकते हुए कहा। उसके हाथ तुरंत उसके बालों तक पहुंच गए, लेकिन तुरंत एथरिस्टन को अपने हाथों में बालों की कोमलता महसूस हुई। उसने तुरंत तेजी से पीछे की ओर मुंह बंद कर लिया। क्विन से 50 मीटर दूर पहुंचकर उसकी भौहें थोड़ी चिंता में सिकुड़ गईं, फिर वह भावशून्य हो गया। मैं बहुत देर से पहुंचा। बूम! जैसे ही एथरिस्टन का हाथ क्विन के बालों से जुड़ा, तुरंत क्विन पर अजीबोगरीब रूनिक रेखाएं सक्रिय होने लगीं। और इस बार वे बिल्कुल भी नीली नहीं थीं, बल्कि वे लाल रंग की थीं और क्विन के बाल भी लाल रंग के होने लगे। कबूम! एक लाल रंग का खंभा आसमान में तेजी से ऊपर उठा और उसके चारों ओर के स्थान को ढहा दिया और नीचे बादलों के समुद्र को अलग कर दिया, इससे पहले कि वे सभी शांत हो जाएं और क्विन के शरीर को कसकर ढांक लें। धमाका! क्विन के अचानक अपने पैरों पर खड़े होने और सीधे खड़े होने पर शॉकवेव बाहर की ओर उठी। उसकी आंखें जो पहले नीली थीं, अब पूरी तरह से लाल हो गई थीं, जो केवल खून से बनी हुई लग रही थीं, और उन आंखों के भीतर लाल रंग की नसें अंदर बाहर होती देखी जा सकती थीं। धीरे धीरे क्विन ने अपनी निगाहें अपने चारों ओर घुमाईं, विशाल पहाड़ी क्षेत्र को देखते हुए एथरिस्टन की ओर देखा, लेकिन ये केवल 3 सेकंड तक चला। उसके बाद उसने अपना ध्यान उससे हटा लिया। अपने हाथों को अपने चेहरे पर उठाया। उसने अपने हाथों को बार बार बंद किया और खोला, जबकि उसकी लाल आंखें सिकुड़ी हुई थीं। ये पहली बार है जब मैंने खुद को इतना कमज़ोर महसूस किया है, उसने अपने आप में सोचा, इससे पहले कि उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय रूप से शैतानी मुस्कान दिखाई दे। तो मैं आखिरकार जाग गया। तुम्हारे नीच वंश में कोई था जो मेरे कुलदेवता को जगाने में सक्षम था। कितना शैतानी रूप से संतोषजनक, क्विन ने जोर से सोचा, जैसे ही उसने अपने हाथ नीचे किए और एथरिस्टन को घूरा। अरे बच्चे, पिछले देव क्षेत्र युद्ध को कितने समय हो गया है? क्विन ने पूछा, जबकि एथरिस्टन ने घृणा में अपनी जीभ चटकाई। तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, मैं अभी तुम्हारा भूत भगा कर लाता हूँ, एथरिस्टन ने कहा और अपने दाहिने पैर को पीछे पटक दिया और एक वायुरोधी युद्ध मुद्रा में आ गया। जैसे ही एथरिस्टन ने अपने सिर में आदेश दिया, उसके अंगों में मौजूद सभी रून एक चांदी की आभा के साथ पागलों की तरह चमकने लगे। रूनिक लॉक का 50% सक्रिय करें, एथरिस्टन ने कहा, जब उसने अपने सामने क्विन को देखा और तुरंत अपनी ताकत को पहले के 20% से 50% तक लाने का फैसला किया। इससे पता चलता है कि वह लड़ाई को लेकर कितना गंभीर था। फम्फ फम्फ फम्फ, तुम परिचित सी महक रहे हो। जब एथरिस्टन की गर्दन पर गर्म सांसें पड़ीं, तो अचानक से वाइस की आवाज़ सुनाई दी। तुरंत ही एथरिस्टन का चेहरा बदल गया। वह जल्दी से पीछे मुड़ा और एक मुक्का मारा, जिससे आसपास की जगह बिखर गई, लेकिन मुक्का क्विन तक पहुंचा भी नहीं था कि रूनिक लाल रेखाओं से ढका एक हाथ उसे दूर कर देता है, जबकि वह सीधे एथरिस्टन की आंखों में देखता है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं तुम्हें घृणित पाता हूँ। तुम उन बेकार शून्य स्थान के वंशज हो, क्विन ने घृणा से सोचा, क्योंकि एथरिस्टन ने एक और विनाशकारी मुक्का मारा, लेकिन क्विन बस और भी तेजी से एक तरफ हट गया। मुक्का उसके चेहरे के ठीक पास से गुजरा और फिर उसने एथरिस्टन की छाती पर अचानक एक लात मारी, जिसने तुरंत अपनी दोनों मुट्ठियां अपनी छाती पर उठाईं और लात तुरंत ही उस पर जा लगी। धमाका! टक्कर के बिंदु से शॉकवेव आगे बढ़ी, क्योंकि एथरिस्टन तुरंत दूर उड़ गया, लेकिन वह बहुत दूर नहीं गया क्योंकि उसने क्षेत्र के चारों ओर के पूरे नियमों में हेरफेर किया। गुरुत्वाकर्षण को सैकड़ों गुना बढ़ा देता है, साथ ही आसपास के स्थान पर घर्षण भी बढ़ा देता है। धमाका! जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई और वह धीरे धीरे क्विन की ओर देखने लगा, जो दूर से धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ रहा था। तुम मुझे अपने पूर्वजों की याद दिलाते हो। 300 साल पहले वे असहाय कचरे के टुकड़े थे जिन्हें दूसरी जातियां निगलने वाली थीं, लेकिन मैंने उन्हें समृद्ध होने में मदद की। मैंने उन्हें अपना खून दिया, और जब उनकी समस्या हल हो गई तो उन्होंने क्या किया? वे सभी तुरंत सौदे से पीछे हट गए और मेरे खून के साथ खिलवाड़ किया, इसके मूल सिद्धांतों को बदल दिया, और मेरे क्रोध से बचने के लिए उन्होंने उन सभी को मार डाला जिनकी रक्तरेखा वास्तविक मूल रक्तरेखा से मेल खाती थी। तुम सब कृतघ्न कमीनों का एक टुकड़ा हो, क्विन ने थूका और अपने हाथों को बगल में फैलाया। भाले जैसा हथियार उसके हाथ में दिखाई दिया क्योंकि वह एथरिस्टन की ओर चलना शुरू कर दिया। तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हमारे बीच 3 युवा युवतियों की बलि देना, जबकि एक ही दिन में 5 से ज्यादा युवतियां जन्म लेती हैं, एक ऐसा सौदा है जो बहुत आगे निकल गया, एथरिस्टन ने जवाब दिया, और उसने भी अपने दोनों हाथ बगल की ओर बढ़ाए और तुरंत उसके हाथों में 2 हलबर्ड दिखाई दिए जो भयावह चांदी की रोशनी से भरे हुए थे, जिसने उनके आसपास की जगह को ढहा दिया। छी कमीनों, अगर यह बहुत ज्यादा था तो तुमने पहले ही इसके लिए सहमति क्यों दी? जब तुमने अपनी समस्या को संभाला तो यह बहुत ज्यादा हो गया। हे, क्विन जोर से हंसा और तुरंत ही वह भाले के सिरे को पीछे की ओर घसीटते हुए आगे की ओर भागने लगा और वह भयावह गति से आगे की ओर बढ़ा।
पिछले भगवान के दायरे के युद्ध से तुम सभी लोग कचरे के एक समूह हो जिन्होंने मरने से इनकार कर दिया। फिर तुम हमारे जैसे कम भाग्यशाली जाति का फायदा उठाते हो, हमें अपनी शक्ति देते हो और अपने कचरे के बदले में एक बार फिर से पुनर्जन्म लेते हो। तुम्हारा जन्म केवल एक और भगवान के दायरे के युद्ध का कारण बनेगा। तुम सबको बस मर जाना चाहिए। एथरस्टन जोर से दहाड़ा और वह भी भयानक गति से आगे बढ़ा। अध्याय 367 सच्चे ताकतवरों की लड़ाई। एक धमाका धमाका धमाका। उनके पैरों की ताकत के कारण दोनों पुरुषों के नीचे की पूरी जमीन टुकड़ों में बिखरने लगी, मानो वे दो टाइटन हो जो एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हों। धमाका। एथरस्टन के पैरों के नीचे की जमीन तुरंत धंस गई जब वह जहां खड़ा था वहां से ऊपर की ओर कूदा और क्विन की ओर नीचे की ओर कटा, अपने सामने मौजूद पूरे अस्तित्व को दो टुकड़ों में विभाजित करना चाहता था। लेकिन शैतानी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई जब क्विन ने भाले को जमीन से खींच लिया और तुरंत पूरा स्थान एक ब्लैक होल में फट गया जो हल्बर्ड और भाले के बीच बन गया। फिर भी ब्लैक होल भी दो टुकड़ों में फट गया क्योंकि भाला हिंसक रूप से गुजरा और दोनों हल्बर्ड से टकराया। धमाका। तुरंत ही दोनों लड़ाके एक दूसरे से अलग हो गए, जैसे कि ऊर्जा का एक मशरूम आसमान में ऊपर उठा। एक लाल और चांदी की ऊर्जा एक साथ एक लुभावने तूफान में नृत्य कर रही थी। धमाका धमाका। एथरस्टन ने हवा में जो भी कदम उठाया उससे अंतरिक्ष खुद ही डूब गया, मानो वह एक ठोस कांच के मंच के अलावा कुछ नहीं था और अगले ही सेकंड में ये कांच के टुकड़ों में उड़ गया। तीसरे कदम पर खुद को तुरंत रोकते हुए एथरस्टन तेजी से नीचे की ओर बंद हो गया। एक चांदी की धुंध ने उसके पूरे अस्तित्व को ढांक लिया क्योंकि वह क्विन के सामने पहुंचा जो संयोग से जमीन से बाहर निकल आया था जिस पर वह गिर गया था। मर जाओ। एथरस्टन जोर से दहाड़ा क्योंकि हेल्बर्ड और स्पीयर एक दूसरे के खिलाफ हिंसक रूप से भिड़ गए। उनका आदान प्रदान इतना अविश्वसनीय रूप से तेज था कि एक पीक कॉस्मिक रैंक स्टेज विशेषज्ञ केवल पूरे पहाड़ों को धूल में ढते हुए और पूरे फर्श को विशाल रसातल में बदलते हुए देख सकता था। अंतरिक्ष बिखर गया और उनके रास्ते में अंतहीन ब्लैक होल के अलावा कुछ नहीं बचा। क्षेत्र में मौजूद पूरे ई क्लाउड टूट गए और पहाड़ धूल में बदल गए। उस जगह पर खड़े होने पर गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, गर्मी और अंतरिक्ष जैसे प्रकृति के नियम पूरी तरह से बाधित हो गए, जिससे कुछ क्षेत्र बेहद अजीब लग रहे थे। यहाँ तक कि ब्लैक होल भी कभी कभी उनके आदान प्रदान से अलग हो जाते थे और खालीपन के भीतर अंतरिक्ष के शून्य के अलावा कुछ नहीं छोड़ते थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी और बिल्कुल भी कुछ भी उनके रास्ते में नहीं आ सकता। हा। क्विन भयावह रूप से हंसा क्योंकि हजारों भाले की छवियां हवा को चीरती हुई और हॉलबर्ड लाइटें भयानक गति से उसकी ओर चमकती हुई हरटक कर उसके शरीर के भीतर खून को उछाल रही थी। तुम मुझे 200 साल पहले के अपने पूर्वजों की याद दिलाते हो, जब उन्होंने मुझे वापस सील करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। कुल 20 थे और मैं उनमें से एक था, फिर भी उनमें से 19 मर गए और केवल एक ही बच पाया। क्विन ने एक मजाकिया मुस्कान के साथ कहा क्योंकि हाल्बर्ट की गति और भी बढ़ गई और एथरस्टन ने केवल अपने शरीर को उसके उच्चतम स्तर पर ले जाने पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि पूरी दुनिया एक अंतहीन धुंध के अलावा कुछ भी नहीं थी। आप उस आखिरी वाले के वंशज रहे होंगे। वह वास्तव में आपके जैसा ही था, दिल से पागल और मुझे वापस सील करने के लिए अस्तित्व में मौजूद हर चीज को फाड़ने के लिए तैयार। लेकिन वह कभी भी वैसा नहीं रहेगा। ये देखकर कि वह जिन लोगों के साथ बड़ा हुआ था वे कागज की एक शीट की तरह कैसे टूट गए। मुझे सफलतापूर्वक सील करने के बाद भी मुझे यकीन है कि वह फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। क्विन हंसा और उसका चेहरा बदल गया जब एक हाल्बर्ड पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फटा और तुरंत उसके चेहरे के सामने आ गया। धमाका। तुरंत उसने एक मुक्का मारने से पहले अपना सिर पीछे की ओर झटका दिया, लेकिन फिर उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं क्योंकि दूसरा हाल्बर्ड तुरंत उसकी गर्दन की ओर फटा। पुची। दूसरा हल्बर्ट तुरंत उसकी गर्दन में घुस गया जिससे क्विन की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। फिर अचानक उसने अपना मुंह चौड़ा कर लिया। गर्जना। शॉकवेव एथरस्टन के चेहरे पर सीधे लगी जिससे उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से पीछे की ओर हवा में उछल गया और क्विन ने उस पल का इस्तेमाल पीछे हटने के लिए किया। एथरस्टन से 100 मीटर की दूरी पर पहुंचकर उसके हाथ उसकी गर्दन पर चले गए क्योंकि उसने देखा कि उस पर गहरी जगह बनाई गई थी, लेकिन अगले ही सेकंड में वह तुरंत बंद हो गई। धमाका। एथरस्टन के पैरों के नीचे की पूरी जमीन धंस गई जब वह धीरे धीरे क्विन की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर भयानक लाल नसें दिखाई देने लगीं जबकि उसके शरीर के चारों ओर की पूरी जगह तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। हर कदम के साथ उसके शरीर के चारों ओर एक काला छेद बन रहा था जो एक ऐसी छवि बना रहा था जो दिमाग को सुन्न कर देती, जिससे उसकी आभा से एक पूरी सेना भी गिर जाती। वह आदमी जिसने तुम्हें सील कर दिया था वह मेरा पिता था, एलेक्जेंडर वॉर्डस्पेस, एथरस्टन ने जोर से कहा जबकि क्विन की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। फिर उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी जो मजाक में ऊपर की ओर मुड़ी। भले ही उसने ये नियम बनाया था कि जिस किसी का भी वंश पीछे चला जाता है उसे तुरंत मार दिया जाना चाहिए क्योंकि डर है कि तुम उनके जरिए जाग जाओगे। वह अच्छी तरह जानता था कि यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। भाग्य रहस्यमय तरीके से काम करता है और जितना अधिक आप परिणाम से डरते हैं उतनी ही अधिक संभावना है कि यह घटित होगा।
इसलिए उसने किसी को तैयार करने के लिए एक नया रास्ता बनाया। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास आपको समाप्त करने की शक्ति हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको आसानी से मिटा सके। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको समाप्त करने के लिए सब कुछ खोने के लिए तैयार हो। आप जैसा खून का प्यासा और सत्ता का भूखा शैतान। उसने मुझे बनाया। एथरिस्टन शून्य स्थान। जैसे ही उसका अगला कदम जमीन पर पड़ा, वह कांच की तरह टूट गया और एथरिस्टन अंतरिक्ष के ताने बाने में गायब हो गया। अगले ही सेकंड में उसकी खुली आंखों के ठीक सामने उसका हालबर्ट बाहर निकल गया, क्योंकि क्विन ने तुरंत अपने भाले से उसे चीर दिया और एक और बहरा करने वाली टक्कर हुई। लेकिन इस बार क्विन की आंखें बदल गईं, क्योंकि वह अनियंत्रित रूप से भयानक गति से पीछे की ओर मुड़ गया, जबकि एथरिस्टन आगे बढ़ता रहा। धमाका। क्विन द्वारा बलपूर्वक पीछे की ओर गति रोकने पर जमीन पर बहुत बड़ी खाई बन गई। अपने अंतरिक्ष दानव आंखों के कौशल का उपयोग करके वह तुरंत एथरिस्टन के बाहरी शरीर को भेद सकता था, और अब जब उसने अंदर देखा तो उसने सदमे की गहरी सांस ली। एथरिस्टन के शरीर के भीतर हर एक रून अब बेहद चमकदार चांदी की रोशनी से भरा हुआ था। उसने अपने शरीर में मौजूद हर एक रून को सक्रिय कर दिया था। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे एक ही काम दिया गया था, तुम्हें भगाना, और मैं आखिरकार इस पल का सामना कर रहा हूँ, इस पल का जिसका मैं एक सदी से इंतजार कर रहा था। मैं आखिरकार इसके सामने हूँ। अध्याय 368 सच्चे बलवानों की लड़ाई 2। मुझे निराश मत करो, होरोरा, एथरिस्टन ने कहा, और तुरंत उसके पीछे 1000 मीटर ऊंचा विशालकाय प्रेत प्रकट हुआ। असंभव, तुमने अपना खुद का रक्तवंश बनाया है टोटेम। होरोरा। क्विन चौंक कर दहाड़ उठी। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि वोइडिप्स के परिवार का रक्तवंश वास्तव में उसका रक्त था जिसे संशोधित किया गया था। लेकिन संशोधन का ये भी अर्थ है कि वे कभी भी अपने स्वयं के रक्तवंश प्रेत का उपयोग नहीं कर पाएंगे और केवल अपने मूल रक्तवंश प्रेत का उपयोग कर सकते हैं जो उसका था। लेकिन अब पहले वाला लड़का अपने मूल से पूरी तरह से अलग एक और रक्तवंश प्रेत बनाने में कामयाब रहा। आकृति का प्रेत योद्धा कवच पहने एक आदमी था। दोनों हाथों में 2 हलबर्ड का एक विशालकाय प्रेत देखा जा सकता था, क्योंकि उसके लंबे चांदी के बाल ऊर्जा के चुभने वाले चांदी के कणों से बने थे जो उसके घुटनों तक पहुंच गए थे। एक जंगली, बिना छेड़छाड़ की आभा पूरी दुनिया में फैल जाती है जब प्रेत की नज़र होरोरा पर टिक जाती है। उन आंखों में वह एक पागल युद्ध वासना देख सकता था जो किसी भी तरह के इंसान के लिए असंभव होनी चाहिए। दहाड़। प्रेत के मुंह से एक जंगली जानवर जैसी आभा निकली, जिसने होरोरा के नीचे की पूरी जमीन को एक अंतहीन अंधेरे में बदल दिया, क्योंकि तूफान के कारण होरोरा की हवा बेतहाशा फड़फड़ा रही थी और उसके कपड़े उसके शरीर से अलग हो गए, जिससे उसका मांसल शरीर दिखाई देने लगा। अचानक एथरिस्टन, जो जमीन से 1 मीटर ऊपर तैर रहा था, उसने अपने दोनों हलबर्ड को याद किया, क्योंकि वे उसकी मुट्ठी से गायब हो गए थे इससे पहले कि वह अचानक दोनों हाथों को एक साथ पकड़ ले। बलपूर्वक अंतरिक्ष संचरण, लुप्त होती मृग तृष्णा, उसने जोर से कहा, और तुरंत होरोरा का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर प्रकृति के नियम तुरंत बदल गए और वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया, ठीक उसी तरह जैसे एथरिस्टन भी गायब हो गया। और 1 सेकंड से भी कम समय बाद क्षेत्र में मौजूद नारकीय विनाश के लिए जिम्मेदार आकृतियां अचानक हवा में गायब हो गईं, जैसे कि वे वास्तव में पहले कभी मौजूद ही नहीं थीं। 2 मिनट बाद अंतरिक्ष अचानक उस जगह से अराजक रूप से हिल गया जहां दोनों आकृतियां चली गई थीं, क्योंकि सिर से पैर तक एक लबादा पहने हुए प्राणी अचानक वहां दिखाई दिया जहां वे दोनों गायब हो गए थे। और 5 सेकंड से भी कम समय बाद वह अचानक वहां से गायब हो गया जहां वह खड़ा था। अगर किसी ने भी उस आकृति को देखा होता तो उसे अपनी आंखों पर शक होता, लेकिन अगर वे 10 सेकंड और इंतजार करते तो वे मान लेते कि यह सच है, क्योंकि वह आकृति अचानक एक घातक काली आभा से ढक गई थी जो पूरे स्थान पर फैल गई और तुरंत पूरा युद्ध क्षेत्र मृत्यु ऊर्जा का निषिद्ध क्षेत्र बन गया। भले ही कोई लेट कॉस्मिक रैंक स्टेज का व्यक्ति उसमें कदम रखता, उसकी सारी जीवन ऊर्जा काली ऊर्जा से दूषित हो जाती और 1 मिनट के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती। अंतरिक्ष के अंतहीन विस्तार में पूरा शून्य अपने नाम के अनुरूप ही था, गंभीर, मौन, अंतहीन और सितारों से प्रकाशित, जिनकी चमक इस शून्यता के सबसे दूर के कोने तक पहुंचती थी। उस जगह के आसपास जहां नष्ट हुए ग्रहों और प्राकृतिक उपग्रहों के अनगिनत तैरते हुए मलबे थे, और इनमें से एक नंगे पत्थर के ग्रह पर 2 आकृतियां अचानक रहस्यमय तरीके से प्रकट हुईं, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से 30 मीटर की दूरी पर खड़ी थीं। होरोरा धीरे से अपने पैरों पर उतरा और उसने अपने चारों ओर और अंतरिक्ष के विशाल विस्तार को देखने से पहले उस चट्टानी जमीन को देखा जिस पर वह खड़ा था। उसके विपरीत एथरिस्टन था जो हवा में तैर रहा था, उसके पीछे उसका विशालकाय प्रेत था जिसकी रोशनी से चमकदार चांदी की रोशनी निकल रही थी जो आसपास के स्थान को रोशन कर रही थी। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति जो दोनों आकृतियों द्वारा पहने गए कारणात्मक कपड़ों को पहनकर अंतरिक्ष में प्रवेश करता था, वह तुरंत भयानक दबाव से टुकड़े टुकड़े हो जाता था और खुद को सांस लेने में असमर्थ पाता था। लेकिन दोनों आकृतियां इसके अपवाद थीं, क्योंकि वे किसी भी नकारात्मक दुष्प्रभाव के संकेत के बिना शून्य में खड़ी थीं। यह आकाशगंगा रैंक चरण की शक्तियों में से एक थी, शून्य जैसी जगह में भी जीवित रहने की क्षमता।
अब यह एकदम सही जगह है। मैं दुनिया के नष्ट होने की चिंता किए बिना पूरी ताकत से आगे बढ़ सकता हूँ, एथरस्टन ने कहा, और उसके बाद विनाशकारी चांदी की आभा से भरी उसकी त्वचा पर रून दिखाई देने लगे, और अगले ही पल एक ऐसा प्राणी पैदा हुआ जो इतना शक्तिशाली प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था कि यह किसी भी तरह से एक सच्चे तारे से निकलने वाले प्रकाश से कम चमकदार नहीं था। हे, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें वाकई बहुत अच्छी तरह से पाला है। तुम्हें अपने बचे हुए वंश में सबसे मजबूत होना चाहिए, यहाँ तक कि तुम्हारे पूर्वजों में से कोई भी इतना मजबूत नहीं था। अच्छा, इतने साल हो गए जब से मैंने अपनी इस पुरानी हड्डी को आखिरी बार खींचा था, होरोरा ने जवाब दिया, और उसके शरीर पर मौजूद रून तुरंत एक चमकदार लाल रंग की रोशनी के साथ चमक उठे। अगले ही एक बिल्ली जैसा 1000 मीटर का विशालकाय प्रेत उसके ठीक पीछे शून्य में दिखाई दिया। एथरस्टन ने उस प्राणी को देखा जो बाघ से अलग नहीं था, सिवाय इसके कि उसका फर लाल रंग के तराजू से बना हुआ था जो निस्संदेह हीरे से अनगिनत गुना सख्त था, जबकि उसका पंजा 20 मीटर लंबा था, और भले ही वह एक प्रेत के अलावा कुछ भी नहीं था, इसने अपने आसपास की जगह को चीर दिया। इसके पीछे हजारों तीखे कांटों से भरी एक लंबी पूंछ थी, और पूंछ की नोक पर एक भाले के सिरे जैसा नुकीला कांटा था जो दीवार गेको की कटी हुई पूंछ की तरह शून्य के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। तो यह अंतरिक्ष दानव का असली रूप है, एथरस्टन ने अपने आप से सोचा, और उसकी भौहें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। बिल्ली एक लाल रंग की ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी जो उसके प्राकृतिक प्रेत से किसी भी तरह कम नहीं थी। क्रंच क्रंच, क्विन ने अपने शरीर के चारों ओर की हड्डियों को मोड़ते हुए अंतरिक्ष में गड़गड़ाहट की तरह हड्डियों के चटकने की आवाज़ सुनी। उसके चेहरे पर एक भावहीन भाव था, इससे पहले कि वह एक बार फिर सीधा खड़ा हो जाए। क्या तुम तैयार हो, बच्चे? उसने हल्के से मजाक के साथ पूछा, और तुरंत क्विन के शरीर से हड्डियों के टूटने की आवाज़ आई, क्योंकि उसके शरीर की हड्डियां अस्वाभाविक रूप से मुड़ गईं और वह चारों पैरों पर खड़ा हो गया। तुरंत उसके शरीर से लाल तराजू फट गए और उसके पूरे शरीर को कवच की तरह ढक दिया, और उसके अंग भी बदल गए। उसके हाथ अथाह पंजों का रूप लेने लगे, जबकि वह जिस जमीन पर खड़ा था उसे मक्खन में गर्म चाकू की तरह चीर रहा था। उसके पीछे गहरे लाल रंग के तराजू से लिपटी एक पूंछ निकली जिसमें सैकड़ों कांटे भरे हुए थे, और उसका नुकीला सिरा जगह जगह से कट रहा था। दहाड़। अध्याय 369, सच्चे ताकतवर 3 की लड़ाई। गर्जना। अंतरिक्ष के पूरे शून्य में विनाशकारी गर्जना फैल गई, क्योंकि उन साधारण गर्जनाओं के नीचे की शक्ति से अंधेरा शून्य अपने आप ढह गया। गर्जना। होरोरा ने एथरस्टन का चक्कर लगाया। उसके मुंह से एक असली जानवर की गर्जना निकली। उसकी शिकारी आंखें एक असली बाघ की तरह थीं जो अपने घात की तैयारी कर रहा था, और अगले ही सेकंड में वह तुरंत वहां से गायब हो गया जहां वह खड़ा था। क्लैंग। धातु की टक्कर की आवाज तब गूंजी जब एक चांदी का खंजर स्टील जैसे पंजों से टकराया। उनकी टक्कर ने टक्कर के बिंदु से छोटे ब्लैक होल बनाए। फिर भी एक खंजर तुरंत तेजी से आगे बढ़ा और ब्लैक होल को 2 टुकड़ों में काट दिया, और तुरंत ही भयानक गति से बाघ की ओर बढ़ गया। क्लैंग। तुरंत होरोरा ने भी अपने दूसरे पंजे से खंजर से जोरदार टक्कर मारी। धमाका। दोनों लड़ाकों के बीच शक्ति प्रदर्शन के कारण वे जिस जमीन पर थे वह धंस गई, और उनके इस प्रदर्शन के कारण पूरे ग्रह पर दरारें पड़ने लगीं। कबूम। पूरा पथरीला ग्रह ढह गया और जगह जगह से उल्कापिंडों के टुकड़े गिरने लगे। तुरंत ही अंतरिक्ष में दरार पड़ गई, क्योंकि एथरस्टन के चेहरे के सामने एक पूंछ तेजी से बढ़ी, जिसने तुरंत अपना सिर पीछे की ओर झटका और फिर एक किक के साथ बाहर निकल गया, और 2 आकृति तेजी से नीचे की ओर फैल गई, एक दूसरे से अलग हो गई। धमाका। तुरंत ही एथरस्टन ने अपने पैर को पत्थरों में से एक पर पटक दिया, क्योंकि उसकी नज़र होरोरा पर पड़ी, जो ग्रह के अवशेषों का उपयोग करके तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने तुरंत अपने पैरों में ताकत लगाई, पूरे प्लेटफॉर्म को उड़ा दिया और होरोरा की ओर आगे बढ़ा। क्लैंग। अंतरिक्ष फैल गया और सिकुड़ गया। 2 प्रकाश किरणों के रूप में टुकड़े टुकड़े हो गए, एक चांदी की और एक लाल। उनकी टक्कर ने पूरे स्थान को हिला दिया, क्योंकि वे 2 शूटिंग सितारों की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनके रास्ते में आने वाले सभी ग्रह तुरंत उनकी टक्कर की बची हुई ऊर्जा से अलग हो गए, क्योंकि एथरस्टन की आंखें भयावह चांदी की ऊर्जा से चमक उठीं, जो इतनी तेजी से बाहर की ओर निकल रही थीं। लेकिन जिस चीज़ ने होरोरा की आंखों को खतरनाक रूप से संकुचित कर दिया, वह ब्लेड की गति नहीं थी। नहीं, ये खंजर के पीछे की साधारण ताकत थी। हर वार इतना सरल लग रहा था, फिर भी उनमें से एक भी वार ग्रह को चीर रहा था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह महसूस कर सकता था कि उसके पंजे खंजर से छिल रहे थे, और यह इस बात का पर्याप्त सबूत था कि यह लड़ाई उसके नियंत्रण में बिल्कुल नहीं थी। एथरस्टन की अनंतता की चौथी चाल, अनंत का क्षेत्र। एथरस्टन अचानक दहाड़ उठा, क्योंकि उसके पीछे मौजूद विशालकाय प्रेत ने अचानक अपना हाथ का संकेत बदल दिया और तुरंत सैकड़ों मोहरें लगाईं। अचानक एथरस्टन, जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था, अपने कदमों में रुक गया, क्योंकि दोनों खंजर अचानक गायब हो गए, और एथरस्टन ने अपने प्रेत जैसा दिखने के लिए अपने हाथों के संकेतों को बनाया। एक चांदी जैसी नीली रोशनी उसके पूरे हाथ को ढक रही थी, इससे पहले कि वह उसे होरोरा की ओर बढ़ाए, और उसने ताली बजाई। पकड़ो। बूम। होरोरा का चेहरा तुरंत बदल गया जब उसने ये शब्द कहे, और वह जल्दी से पीछे मुड़ा और तीव्र गति से दूर चला गया।
लेकिन फिर भी वह बहुत धीमा था क्योंकि होरोरा के शरीर पर अचानक एक चांदी जैसा पिंजरा दिखाई दिया और तुरंत ही उसने उसे एक जगह पर कैद कर लिया। धमाका! तुरंत होरोरा ने अपनी गति पकड़ी क्योंकि उसके पंजे एक शक्तिशाली लाल ऊर्जा के साथ बाहर निकले और उसने पिंजरे को ढकने वाले चांदी के लोहे को तोड़ दिया, लेकिन डम! बाधा की सतह केवल थोड़ी सी लहरदार हुई और लोहे पर एक भी गड्ढा नहीं दिखाई दिया। असंभव! यह असंभव है। उसने पहले ही ब्रह्मांड उत्पत्ति कानून का एक रजत समझ लिया था। शून्य का पूर्ण कानून! कैसे? वह केवल गैलेक्सी रैंक चरण में है। होरोरा अविश्वास में जोर से दहाड़ा क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर लाल ऊर्जा बढ़ गई और वह लगातार अवरोध को तोड़ता रहा, लेकिन उसे भी पता था कि यह बेकार था। ब्रह्मांड उत्पत्ति की शक्ति का मुकाबला किसी अन्य ब्रह्मांड उत्पत्ति के अलावा नहीं किया जा सकता है। और चूंकि यह उसका अपना असली शरीर नहीं था, इसलिए उसके पास जो शरीर था उसमें ब्रह्मांड उत्पत्ति की कोई शक्ति नहीं थी। पिंजरे से भागने का कोई रास्ता नहीं था। कदम, कदम, कदम! पूरे स्थान में धीरे धीरे कदमों की आवाज़ गूंजी क्योंकि होरोरा धीरे धीरे उसके पीछे मुड़ा और एथरिस्टन को देखा जो पिंजरे के माध्यम से उसे देख रहा था। और होरोरा के चेहरे पर अविश्वास करने के लिए एक मजाकिया मुस्कुराहट दिखाई दी। ताली, ताली, ताली! आपने आखिरकार यह कर दिखाया। तुम आखिरकार मुझे फंसाने में सफल हो ही गए। चीयर्स! होरोरा ने मजाक में अपने पंजे आपस में मिलाते हुए कहा। तो अब तुम मुझे कहाँ फेंकने जा रहे हो? अपने पिछवाड़े में? आह! एथरिस्टन के मुंह से हवा का एक झोंका निकला, उसकी आंखें बेकाबू गुस्से से भर गईं और धीरे धीरे उसकी भावशून्य अभिव्यक्ति वापस आ गई। अपने हाथों को बगल में फैलाते हुए अचानक एक छोटी कांच की बोतल दिखाई दी जिसमें कई अजीबोगरीब रून भरे हुए थे। जैसे ही एथरिस्टन ने ढक्कन खोला और पीना शुरू किया, बोतल और लाल तरल को देखते ही होरोरा की आंखें सदमे में अपनी पूरी सीमा तक चौड़ी हो गईं। फिर वह अचानक आगे बढ़ा और उसने अपने दोनों पंजे पिंजरे पर पटक दिए। पिंजरे के चारों ओर की पूरी जगह उड़ गई। लानत है तुम पर, तुम मेरा खून पी रहे हो! होरोरा गुस्से में चिल्लाया क्योंकि उसके नाखून और भी लंबे हो गए थे। आह! एथरिस्टन संतुष्टि में कराह उठा क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी 10% बची हुई ऊर्जा तुरंत 25% हो गई। रुको, रुको! तुम्हें मेरा खून कैसे मिला? होरोरा ने पूछा और एथरिस्टन के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। मुझे अजीबोगरीब रून से लिखा हुआ एक पहाड़ मिला। ये किसी ऐसी चीज़ की तरह दिखता है जो हर जगह मिल सकती है। ओह! और इसके सामने एक अजीबोगरीब बिल्ली का टोटेम भी है जो तुम्हारे जैसा दिखता है। क्या? अरे बच्चे, ये सीमा बाह्य होने का संकेत था। क्या तुम अंधे हो? होरोरा ने गुस्से में जोर से दहाड़ लगाई। मैंने घुसने की कोशिश की लेकिन अजीब तरह से मैं नहीं घुस पाया। भले ही मैं बीच के कॉस्मिक रैंक स्टेज पर बैठा था, लेकिन मैं पहाड़ पर एक भी निशान नहीं बना सका। एक बीच का कॉस्मिक रैंक स्टेज मेरे निवास में घुसने के बारे में केवल सपना ही देख सकता है। होरोरा ने अपने नितंबों को पिंजरे पर नीचे करके उसके पंजे चाटते हुए कहा और तभी पिंजरे पर कूदते ही उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। रुको, अगर तुम पिंजरे में नहीं घुसे तो तुम्हें मेरा खून कैसे मिला? सरल, मैंने उस पर पेशाब किया। क्या? अध्याय 370 भूत भगाना 1। सैकड़ों सैकड़ों राजसी पहाड़ों से भरी एक अविश्वसनीय रूप से विशाल बंजर भूमि में एक ज्वलंत आकृति को देखा जा सकता था जो तेजी से आकाश में उड़ रही थी, इससे पहले कि अचानक वह सिर के बल जमीन में धंस जाए। काबूम! पूरी जमीन धंस गई और पूरी जगह नष्ट हो गई क्योंकि उस जगह पर मौजूद बिंदु तुरंत ही बिखर गए और एक युवक दिखाई दिया जो लगभग 20 साल का लग रहा था, जिसके लंबे चांदी के बाल और बेहद खूबसूरत चेहरा था। युवक की नीली आंखें उस जगह को देख रही थीं। जब उसने अचानक अपने हाथ फैलाए तो उसकी मुट्ठी में एक लाल क्रिस्टल दिखाई दिया। क्रिस्टल एक अजीब क्यूबिक जैसा बॉक्स था और अचानक युवक ने बॉक्स को आकाश में फेंक दिया क्योंकि वह अचानक हवा में रुक गया। उस पर लाल रूनिक प्रकाश चमकने लगा और तुरंत दूर तक उड़ गया। क्रैक! बूम! युवक के पैरों के नीचे की जमीन अचानक धंस गई और वह तुरंत ही जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो चोटियों पर चमकती हुई दूर स्थित लाल प्रकाश की दूसरी किरण का पीछा करती हुई तेजी से आगे बढ़ी। 10 मिनट बाद घन क्रिस्टल आखिरकार हवा में रुक गया। इसकी रोशनी की तीव्रता अचानक एक बहरे भाप के स्तर तक पहुंच गई, इससे पहले कि क्रैक क्रैक पूरी सतह पर दरारें फैल गईं और तुरंत ही यह धूल में बदल गया। एक हाथ ऊपर की ओर बढ़ा और उस जगह की राख को अपनी मुट्ठी में ले लिया और उसकी आंखें सीधे जमीन में खोदे गए पत्थर के स्मारक पर गईं। पत्थर के स्मारक की ओर चलते हुए और उसके सामने झुकते हुए उसके हाथ छवि को ढकने वाली धूल पर चले गए और वह पहले से ही पत्थर के स्मारक पर सबसे अच्छी अजीब रूपरेखा देख सकता था। एक बाघ जैसा जानवर जिसकी नुकीली पूंछ थी। आखिरकार उसे मिल गया। एथरिस्टन ने सोचा कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और धीरे धीरे पहाड़ की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में तुरंत एक नीली रोशनी चमक उठी और तुरंत पहाड़ अचानक एक विशाल गुफा में बदल गया जिस पर हजारों रून अंकित थे। पहाड़ के सामने आकर उसने एक कदम पीछे हटने से पहले अपनी मुट्ठी कस ली। उसके हाथों पर नीली रून रेखाएं दिखाई देने लगीं। काबूम!
जब एथरिस्टन ने पहाड़ पर मुक्का मारा तो पूरा पहाड़ बेतहाशा हिल गया, लेकिन उसे जो झटका लगा वह ये था कि यह केवल एक सेकंड के लिए गड़गड़ाहट हुई और फिर एक बार फिर शांत हो गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। धमाका, धमाका, धमाका। एथरिस्टन ने पत्थर की दीवार पर सैकड़ों मुक्के मारे और टक्कर की आवाज़ लगातार गूंजती रही, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अब मैं इसे कैसे खोलूं? उसने खुद से सोचा, लेकिन जल्द ही जब उसे खुद की ज़रूरत पड़ी तो वह पीछे मुड़ा और तभी उसके दिमाग में यह बात आई। वह मज़ेदार क्षमता जिसके बारे में उसके बूढ़े पिता हमेशा मजाक करते थे, और वह ये थी कि उनका मूत्र पृथ्वी और स्वर्ग के बीच के सभी दरवाजे खोल सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते वह अच्छी तरह से जानता था कि यह काम नहीं करेगा, हालांकि वह वास्तव में दोषी था कि उसने पहले भी ऐसा करने की कोशिश की थी और यह कभी काम नहीं आया। लेकिन अब कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। फिर भी उसने अपनी हरकतें रोक दी क्योंकि उसे इसके साथ आने वाले दुष्प्रभावों की याद आ गई। दुष्प्रभाव अविश्वसनीय रूप से घातक था और वह एक आदमी के रूप में अपनी शक्ति खो रहा था। लेकिन एथरिस्टन अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए सब कुछ खोने को तैयार था, इसलिए उसने पहाड़ पर पेशाब करते समय अपनी आंखें मजबूत कर लीं। पहाड़ बेतहाशा हिल गया और तुरंत एथरिस्टन का चेहरा बदल गया क्योंकि उसने देखा कि पानी हवा में उड़ गया और पहाड़ से चिपक गया। एक सुनहरा प्रभामंडल तुरंत आकाश से उभरता हुआ दुनिया भर में चमक उठा और तुरंत एथरिस्टन को खोने का तीव्र एहसास हुआ। यह एक अचानक और अजीब एहसास था क्योंकि उसे अचानक लगा कि वह अब अधूरा है, लेकिन उसने उस एहसास को अनदेखा कर दिया और अपने हाथों को फैलाया और हवा में एक रूनिक रेखा खींचने लगा। खोलो। चित्र पूरा करते ही वह दहाड़ा और अपनी हथेली उस पर पटक दी, जिससे वह पहाड़ की ओर ऊपर उठ गया। एक बार जब एथरिस्टन ने कला पूरी कर ली तो वह पहले से ही इसके नकारात्मक प्रभाव को महसूस कर सकता था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह पहले से ही सब कुछ खोने के लिए तैयार था। 3 कदम पीछे हटे हुए पहाड़ की दीवार पर मौजूद रूनिक शिलालेख बिखरने लगे और उसके ठीक सामने पहाड़ में एक छेद था। उसके शरीर पर चांदी के रंग की रेखाएं रोशनी से चमक उठीं और वह गुफा में प्रवेश कर गया। 20 सेकंड बाद पत्थर की दीवार अपने आप वापस अपनी जगह पर आ गई और पहाड़ को एक बार फिर से सील कर दिया। गुफा की दीवारों के भीतर एक लंबा संकरा रास्ता दिखाई दे रहा था और एथरिस्टन उसमें से चला गया। कभी कभी क्रिस्टल से लाल रोशनी चमकती हुई हॉल को रोशन करती थी और वह बस उनकी रोशनी का अनुसरण करता था। लंबी पैदल यात्रा अगले 2 घंटों तक जारी रही और एथरिस्टन पूरे क्षेत्र में चला गया। उसकी आंखों में एक नीली रोशनी चमक रही थी, जिससे वह आसानी से मौजूद सभी छेदों से गुजरने में सक्षम था। लेकिन अजीब बात यह है कि लंबे रास्ते के अंत में एक मृत अंत के अलावा कुछ नहीं था। और धीरे धीरे एथरिस्टन उसके करीब चला गया। उसकी आंखों में चमक आने से पहले उसने उसे बेहतर तरीके से देखने के लिए आंखें सिकोड़ लीं। छी, पार्लर की चाल, उसने जोर से सोचा और फिर उसने तुरंत अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर अजीब रूनिक चिन्ह दिखाई दिए और उसने उसे दीवार पर रख दिया। तुरंत पूरी पत्थर की दीवार पर लाल रूनिक रेखाएं दिखाई दी क्योंकि एक बिल्ली जैसे प्राणी की अजीब छवि पूरी रूनिक दीवार पर दिखाई दी और गुफा तुरंत जमीन पर गिर गई। प्रवेश द्वार से बाहर निकलते हुए एथरिस्टन के जबड़े जमीन पर गिर गए जब उसने गुफा में मौजूद स्मारक पर आराम कर रहे विशालकाय प्राणी को देखा। ये लगभग 200 मीटर की चौंकाने वाली ऊंचाई तक पहुंच गया और लयबद्ध गड़गड़ाहट की आवाज़ पूरे स्थान पर गूंज उठी। ये प्राणी बिल्ली से अलग नहीं था, सिवाय इसके कि यह अनगिनत गुना बड़ा था और फर के बजाय ये लाल रंग के तराजू से ढका हुआ था। पूंछ एक लंबे गोल डंडे की तरह थी जो सैकड़ों कीलों से घिरा हुआ था और उसके सिरे नुकीले थे। राक्षस को देखते ही वह लगभग घुटनों के बल गिर पड़ा, लेकिन इससे एथरिस्टन के चेहरे पर सिर्फ एक विजयी मुस्कान आई। मैंने उसे पा लिया है। होरोरा का असली शरीर।